हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं CGL 2022 का 1 दिसंबर का शिफ्ट 1 का मैथ्स का पेपर सॉल्व कर रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक डिसऑनेस्ट मर्चेंट है, वो किसी गुड्स को 12.5% लॉस पर बेचता है और 28 ग्राम वेट यूज़ करता है 36 ग्राम की जगह। तो हमें उसका परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस निकालना है। ऐसे क्वेश्चंस में हम हर एक लाइन से CP और SP निकालने का ट्राई करते हैं और फिर उनका इफेक्टिव CP और SP निकाल कर परसेंटेज प्रॉफिट या जो भी लॉस हो रहा है वो निकालते हैं। तो अगर हम फर्स्ट लाइन की बात करें तो उसे 12.5% का लॉस हुआ है। ओके, तो 12.5%, सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 12.5% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड किया, 0, 25 पंजे 125, 25 चौक 100, 5 घंटे 40। तो 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 हो गई। ये हमें याद होना चाहिए। जैसे 100% है, उसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1 है, 50% की 1/2 है, 25% की 1/4 है, 20% की 1/5 है और 12.5% की 1/8 है। ऐसे हमें ये सब फ्रैक्शन वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। ठीक है, तो 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू हो गई 1/8। तो यहाँ पर जो 8 है वो है CP और जो 1 है वो हो गया लॉस। तो अगर हम इस फर्स्ट लाइन से CP और SP निकालना चाहते हैं तो वो हो गया, CP हो गया 8 और क्योंकि लॉस हुआ है तो इसका मतलब जो SP होगा वो 8 - 1 7 हो जाएगा। अब हम सेकेंड लाइन की बात करते हैं। उसमें बोल रहा है कि 28 ग्राम वेट यूज़ करता है 36 ग्राम की जगह। तो यहाँ पे आ जाएगा 28 और यहाँ पर आ जाएगा 36। अब हमें इफेक्टिव CP और SP निकालना है तो उसके लिए 8 × 28, 7 × 36। अब हम डिवाइड कर, ये जो भी कट रहा है उसको काट देते हैं। 7 चौक 28, 4 नाम 36। तो ये हो गया 8:9। तो यहाँ 8 हो गया इफेक्टिव CP और SP हो गया 9। तो इधर अगर हम बात करें तो ₹1 का 1 का प्रॉफिट हो गया। तो 1 का प्रॉफिट कितने के ऊपर हुआ? 8 के ऊपर। तो क्या आ गया? फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ गई? 1/8। अब 1/8 जो फ्रैक्शन वैल्यू उसकी परसेंटेज वैल्यू क्या होती है? अभी हमने निकाली है 12.5%। तो इसका आंसर हो गया सेकेंड, 12.5% का प्रॉफिट हुआ है ऐसे। अब ऐसे क्वेश्चन में जैसे ये वाली लाइन थी कि शॉपकीपर यूजेस 28 ग्राम वेट इंस्टीड ऑफ 36 ग्राम। तो ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि 28 यहाँ पर लिखें या फिर यहाँ पर लिखें। तो सबसे पहले ये देखो कि यहाँ पे शॉपकीपर को फ़ायदा हो रहा है या फिर नुकसान हो रहा है। उसे कोई चीज़ 36 ग्राम वेट उसको मेज़र करना था लेकिन उसने केवल 28 दिया, इसका मतलब उसे प्रॉफिट हो रहा है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो SP हमेशा बड़ा होगा CP से। तो 28 और 36 में से बड़ा क्या है? 36। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 36। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो नंबर्स का जो HCF है वो 12 है, तो इनमें से क्या उसका LCM नहीं हो सकता? सबसे पहले हम बात करते हैं कि HCF होता क्या है। हमें सबको पता है HCF और LCM के बारे में, हमें सबको पता है। HCF क्या? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे कोई दो नंबर अगर हम बात करें, जैसे कोई भी हम दो नंबर लेते हैं 12 और 16, तो हम उसके फैक्टर निकालते हैं। जैसे सबसे पहले हम 12 के फैक्टर निकालते हैं, 2 दूनी 4 3 12। 16 के फैक्टर निकालते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। फैक्टर्स निकालने के बाद हम ये देखते हैं कि इनमें कॉमन क्या है। तो अगर देखें तो यहाँ पर ये और यहाँ पर ये कॉमन है, क्योंकि 3 यहाँ पर नहीं है और ये जो 4 है वो यहाँ पर नहीं है। तो इसका HCF क्या हो गया? 2 × 2 दैट इज़ 4। अब अगर हम LCM की बात करें तो LCM वो छोटे से छोटा नंबर होता है जिसको ये दोनों नंबर डिवाइड कर दें। तो अगर LCM निकालने के लिए सबसे पहले जो 12 के फैक्टर्स है वो तो ऐसे कैसे लिख देते हैं हम। और अब क्या बच गया? 2 × 2 तो इसमें आ ही गया और अब ये 2 × 2 बच गया। तो 2 दूनी 4 3 12 दूना 24 दूना 48। ये इसका क्या हो गया? LCM हो गया। तो इससे हमने देखा कि LCM में जो LCM का जो फैक्टर होता है वो HCF तो होता ही होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर HCF जो 12 है और हमें पूछा है कि इनमें से क्या LCM नहीं हो सकता, तो हमें ये पता चल गया कि LCM जो है उसको HCF पूरा डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब जो 72 है यहाँ पर उसको 12 पूरी तरीके से डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब 72 उन दो नंबर्स का LCM हो सकता है। 60 को डिवाइड कर रहा है, 84 को 12 से डिवाइड कर रहा है, लेकिन 90 को ये जो 12 है वो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा है। इसका मतलब 90 इन दो नंबर्स का LCM नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? 90। अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं। इसमें दिया हुआ है कि जो दो सर्किल्स हैं वो एक दूसरे को P पर टच कर रहे हैं। ये दो सर्किल्स हैं वो एक दूसरे को P पे टच कर रहे हैं। AB डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है इन दो सर्किल्स की। ठीक है, AB।
और इसमें दिया हुआ है कि एंगल पी ए बी जो है वो 40 डिग्री है, तो हमें एंगल ए बी पी पता करना है, ये वाला एंगल हमें पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए पी से हमने एक लाइन ड्रॉ करी और उसने कोई नाम दे दिया, इस पॉइंट को कुछ भी दे दो डी। अब हमें एक चीज़ पता है कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम किसी सर्किल पे दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो दो टेंजेंट इक्वल होती है। तो अगर हम ट्राइंगल ए डी पी की बात करें तो यहाँ पर ए डी विल बी इक्वल टू पी डी, क्योंकि ए डी और पी डी क्या है, दो टेंजेंट्स हैं जो किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट डी से डाली गई है। अब अगर ए डी और पी डी इक्वल है तो ट्राइंगल ए डी पी जो है वो आइसोस्केलस ट्राइंगल हो गया, और आइसोस्केलस ट्राइंगल मतलब आमने सामने के एंगल्स जो हैं वो इक्वल होंगे। इसका मतलब एंगल डी ए पी विल बी इक्वल टू एंगल डी पी ए। तो एंगल डी पी ए क्या हो गया, 40 डिग्री, क्योंकि एंगल डी ए पी क्या है, 40 डिग्री। ठीक है, सेम ट्राइंगल पी डी बी की बात करें तो यहाँ पर डी बी विल बी इक्वल टू पी डी फॉर द सेम रीज़न कि डी एक एक्सटर्नल पॉइंट है और उससे किसी सर्किल पर दो टेंजेंट ड्रॉ करी गई है। तो वही सेम चीज़ कि एंगल डी बी पी विल बी इक्वल टू एंगल डी पी बी, और हम इसको कुछ भी मान लेते हैं, ये एक्स मान लिया हमने। इसका मतलब इस वाले एंगल को एक्स और इस वाले एंगल को भी एक्स मान लिया हमने, और ये वाला एंगल जो है वो निकल गया था 40 डिग्री। तो अगर हम बात करें ट्राइंगल ए बी पी की, तो किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ अगर हम बात करें 40 डिग्री प्लस, यहाँ पे हमने 40 डिग्री लिया ये वाला एंगल, फिर हमने ये वाला एंगल लिया, ये एंगल है 40 प्लस एक्स, और हमने ये वाला एंगल लिया, ये है एक्स, तो ये क्या हो गया 180 डिग्री। तो 80 प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 2x विल बी इक्वल टू 100, और यहाँ से x क्या आ गया 50 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ गई 50 डिग्री, और हमसे यही पूछा गया था कि ये वाला एंगल ए बी पी क्या है, तो वो क्या आ गया 50 डिग्री। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में एक चीज़ और थी, कि ये चीज़ हमें डायरेक्टली पता होती है कि जब भी ऐसे एक एक्सटर्नल पॉइंट होता है इस पर एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होती है, और अगर हम ऐसे एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये चीज़ एक पता होती है कि एंगल ए पी बी यहाँ पर जो है एंगल ए पी बी वो 90 डिग्री होता है। तो अगर एंगल ए पी बी 90 डिग्री है और हमें ये वाला एंगल 40 दिया हुआ है, तो वही सेम चीज़ की ट्राइंगल ए बी पी की बात करें तो इसमें तीनों एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर एक एंगल 40 है हमारे पास में, एक 90 है, और एक एंगल कौन सा है ए बी पी, तो ये किसके इक्वल हो गया 180 डिग्री के इक्वल। तो एंगल ए बी पी इज इक्वल टू 180 माइनस 130 दैट इज़ 50 डिग्री। तो अगर हमें ये चीज़ पता है कि यहाँ पर एंगल ए पी बी 90 डिग्री है तो ये क्वेश्चन बहुत छोटा हो जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमसे पूछा है कि मीन प्रपोर्शन पूछा है 169 और 144 का। तो जो मीन प्रपोर्शन होता है किसी भी दो नंबर्स का वो होता है रूट ऑफ एक्स वाई। तो अगर हम यहाँ पे बात करें 169 इंटू 144, 169 का जो रूट है वो है 13, 144 का रूट है 12, तो 13 दूना 26, 2 13 कम 13 14 15, तो 156। तो इसका आंसर हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो लेंथ और ब्रेथ है रेक्टेंगल की वो 8% और 5% से इंक्रीज़ हुई है, तो जो एरिया है वो कितने परसेंट से इंक्रीज़ हुआ है। तो इसमें तो डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है, वो है a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। क्योंकि यहाँ पे दोनों ही परसेंटेज इंक्रीज़ हैं तो ये दोनों ही प्लस में रहेगा। अगर इनमें से कोई एक भी डिक्रीज़ में होता, मान लो परसेंटेज डिक्रीज़ दिया हुआ होता, तो हम उसमें माइनस कर देते, मतलब डिक्रीज़ में हम माइनस लगा देते। तो क्योंकि यहाँ पर तो दोनों ही इंक्रीमेंट हो रहा है तो यहाँ पर लिख देंगे 8 प्लस 5 प्लस 8 इंटू 5 अपॉन 100, ये हो गया 13 प्लस 8 पंजे 40 अपॉन 100, 13 प्लस 0.4 दैट इज़ 13.4%। तो इसका आंसर हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये हमें सब वैल्यूज़ जो हैं वो हमें याद होनी चाहिए सारी,
अब जैसे cos 45 डिग्री है उसकी वैल्यू क्या है 1/√2, sec 30 डिग्री उसकी वैल्यू क्या है 2/√3 और cosec 30 की वैल्यू क्या है 2। इस क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं है, इसमें हमें बस सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से। ये हो गया 2 + 2√3/√3। अब हम इसको ले जाते हैं तो ये हो जाएगा √3/√2, 2 + 2√3। √2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2√6, √2 को इससे मल्टीप्लाई किया 2√6 + 2√2। अब हम इसमें 2√6 - 2√2 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ। तो जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा, यहाँ पे जो √6 है वो क्या होता है √3 × √2। तो जब एक √3 से एक √3 मल्टीप्लाई होगा तो 3 बन जाएगा, तो 3 दूनी 6 और 6 √2, तो ऊपर आ जाएगा 6 √2 माइनस ये 2 था ही और √3 और √2 मल्टीप्लाई होके हो जाएंगे √6, तो ये हो जाएगा 2√6 और डिवाइड यहाँ पर वही है a + b और a - b है, तो हमें पता है a + b और a - b क्या हो जाता है a² - b²। तो 2√6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, 6 × 24 माइनस 2√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे हम, 3√2 माइनस √6 और यहाँ पे आ जाएगा 24 में से 8 माइनस किया, ये हो जाएगा 16, 2 से डिवाइड किया 8 बार, तो ये आ जाएगा आंसर और ये रहा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ अ डिविज़र ऑफ 49 की पावर 15 - 1। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है कि a की पावर n माइनस b की पावर n, और यहाँ पर अगर n जो है वो एक ऑड नंबर है तो ये जो नंबर है वो a - b से डिविजिबल होगा। तो अगर यहाँ पे बात करें 49 की पावर 15 - 1, तो ये जो नंबर है वो 49 - 1 48 से डिविजिबल होगा। अब इसमें यहाँ पे 48 तो कहीं दिया हुआ नहीं है, तो अगर कोई नंबर 48 से डिवाइड हो रहा है कम्प्लीटली तो वो 48 के फैक्टर से भी डिवाइड होगा, ठीक है। अब यहीं पे ही देख लेंगे इनमें से 48 का फैक्टर कौन सा है। 46 नहीं है, 14 नहीं है, 50 तो बड़ा ही हो गया तो 48 का फैक्टर हो ही नहीं सकता, और 8 48 का फैक्टर है, तो इसका आंसर हो जाएगा 8। यहाँ पे ऑप्शन में कुछ भी दे सकते थे, 48 का कोई भी फैक्टर दे सकते थे, 48 खुद दे सकते थे, 24 दे सकते थे, 16 दे सकते थे, कुछ भी दे सकते थे। यहाँ पर जो भी इसका फैक्टर है वो उनमें से कुछ भी दे सकते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ एक 1500 मीटर की रेस है, एक 1500 मीटर की रेस है। इसमें जो अनिल है वो जो बाकुल है उसको 150 मीटर से बीट करता है, और जो बाकुल है वो चार्ल्स को 75 मीटर से बीट करता है। तो हमें पता करना है कि अनिल चार्ल्स को कितने मीटर से बीट करेगा। तो हम ये मानते हैं इस क्वेश्चन को कि ये 1500 मीटर की रेस है। हम यहाँ पे मानते हैं ये अनिल है, उसने रेस कंप्लीट कर ली। तो अगर जब अनिल ने रेस कंप्लीट कर ली तो उस टाइम में जो बाकुल है वो कहाँ पर होगा, 150 मीटर उससे पीछे होगा। मतलब जो बाकुल है वो 1350 मीटर पे होगा। ये वाली डिस्टेंस क्या हो गई 1350 मीटर, ठीक है। और हमें दिया हुआ है कि वो सेम चीज़ हमें दी हुई है कि जो बाकुल है वो चार्ल्स को 75 मीटर से बीट करता है, ठीक है। तो अगर 1500 मीटर की रेस है तो जो बाकुल है वो चार्ल्स को कितने मीटर से डिफीट कर रहा है 75 मीटर से। अब हम मानते हैं कि सपोज़ करो रेस जो है वो 1350 मीटर की है, तो अगर 1350 मीटर की रेस है तो बाकुल चार्ल्स को कितने मीटर से बीट करेगा, 75 डिवाइडेड बाय 1500 इंटू 1350। इसको डिवाइड किया हमने, 15 कम 15 0, 15 नाम 135, तो ये हो जाएगा 9 9 5 45, 4 9 7 63 और 4 69, तो ये हो जाएगा 69.5 मीटर। तो इसका मतलब जब बाकुल जो है उसने 1350 मीटर कवर किया तो जो चार्ल्स था उसने 69.5 मीटर, उससे पहले वो यहीं पर ही था। अब हमसे पूछा है कि 1500 मीटर की रेस में जो अनिल है वो चार्ल्स को कितने मीटर से डिफीट करे। तो अब इसी हमें डायग्राम से पता चल रहा है कि अनिल यहाँ पर 1500 मीटर जब कवर कर लेगा तो चार्ल्स कितना कम, मतलब चार्ल्स को कितने से उसने बीट किया, तो ये हो जाएगा 69
0.5 प्लस 150 ये हो जाएगा 219.5। ये हो जाएगा यहाँ पे 67.5 है, तो ये हो जाएगा 67.5 और ये हो जाएगा 217.5। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ है कि 2500 रुपये इन्वेस्ट किए हैं 8 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पर, जो 8 साल के बाद कितने हो गए 3725 रुपये। तो हमें सिंपल इंटरेस्ट की रेट पता करनी है। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल है वो है 2500 और जो फाइनल अमाउंट है वो कितना है 3725। तो इंटरेस्ट क्या हो गया 3725 में से 2500 माइनस कर देंगे, तो इंटरेस्ट कितना हो गया 52, ये इंटरेस्ट हो गया 5221, 1225 रुपये का इंटरेस्ट हो गया। तो जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है वो होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट है 1225 रुपये, जो प्रिंसिपल है वो है 2500 रुपये, आर हमें पता करना है, टी 8 है और ये हो गया 100। 2 डिवाइड हुए, 25 चौक 100, 25 नाम 225, आर क्या हो गया 49/8, 8 छिंगे 48, 1 8 कम 8 9 10, 8 दूनी 16, 4 8 40। तो ये हो गया रेट की परसेंटेज क्या हो गया 6.125%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन इसमें पूछा है कि हमें एवरेज निकालना है कि एवरेज नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड बाय प्रिंटर जेड ड्यूरिंग 3 डेज। तो इस क्वेश्चन में क्या है, तीनों दिन का हमें पता है, तो सबसे पहले इसका टोटल निकाल लेंगे। इसका टोटल क्या होगा 8 8 588 और इसको 3 से डिवाइड कर देंगे। तो 3 एकम 3, 4 5, 3 आम 27, 3 6 18, 196। 11th क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ है कि जो बैटिंग एवरेज है 27 इनिंग का वो 47 रन है। ये हो गया एवरेज, ठीक है। और जो हाईएस्ट स्कोर है वो लोएस्ट स्कोर से 157 बड़ा है। अगर हमने हाईएस्ट और लोएस्ट इनिंग को एक्सक्लूड कर दें तो जो एवरेज है 25 इनिंग्स का वो 42 हो जाएगा, ठीक है। तो जो टोटल रन्स हैं 27 इनिंग्स में जो बने हैं वो कितने हो गए 27 इंटू 47, और 25 इनिंग्स में जो टोटल रन्स हैं वो कितने हो गए 25 इंटू 42। तो अगर हमें H प्लस L पता करना है तो वो क्या होगा X27 में से X25 माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 27 इंटू 47 माइनस 25 इंटू 42। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 47 और 27 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7 चौक 28, 32, 2 7 14, जो क्या 9, तो 9 6 12, ये हो जाएगा 1269। और अगर इसकी बात करें 25 50 5 5 100 1050, तो H प्लस L क्या हो गया 912219। अब हमें निकालना है क्या, इसमें हाईएस्ट स्कोर निकालना है। हमें ये वाली चीज़ पता ही है, तो यहाँ से हम L को H के टर्म्स में लिख देंगे। तो L क्या हो जाएगा H माइनस 157 और ये हो गया 219। तो 2H क्या हो गया 219 प्लस 157, ये हो गया 16 6 7 और 3। तो H की वैल्यू क्या हो गई 2 से डिवाइड करो इसको, 2 एकम 2, 1 2 अंटे 16, 1 2 अंटे 16, 188। तो हाईएस्ट स्कोर कितना हो गया 188। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ है कि P और Q किसी काम को 15 दिन और 10 दिन में करते हैं, ठीक है। अब हमने इसकी एफिशिएंसी निकालनी है यहाँ पर P और Q की, उसके लिए हमें 15 और 10 का एलसीएम लेना है। तो 15 और 10 का एलसीएम क्या होगा 30। 15 को 30 से डिवाइड करेंगे, 15 दूना 30, 10 को 30 से डिवाइड करेंगे तो 3। तो 2 इसकी एफिशिएंसी हो गई और Q की एफिशिएंसी 3 हो गई। एफिशिएंसी का मतलब होता है एक दिन में कितना काम कर सकते हैं। दे स्टार्टेड डूइंग द वर्क टुगेदर बट आफ्टर 2 days Q हैड टू लीव। 2 दिन बाद Q ने काम छोड़ दिया, तो 2 दिन तक दोनों ने मिलकर काम किया। तो 2 दिन में, एक दिन में जब ये 2 काम करता है या 3 यूनिट काम करता है Q, तो दोनों मिलकर कितने यूनिट काम करते हैं 5 यूनिट। तो 2 इंटू 5 मतलब 10 काम इन्होंने कर लिया था 2 दिन में। मतलब बचा कितना काम 20 का काम बचा, 20 यूनिट काम बचा। उसके बाद Q ने छोड़ दिया काम और P ने अकेले ने वो काम कंप्लीट किया। तो P की एफिशिएंसी क्या है 2। तो 20 काम को P कितने दिन का कर सकता है, तो P करेगा 10 दिन में।
अब इन्होंने पूछा है कि टोटल काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ। 10 दिन तो पी ने अकेले काम किया और 2 दिन दोनों ने मिलकर काम किया, तो 12 दिन में वो काम कंप्लीट हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इसमें बोला है कि द नंबर ऑफ ट्रक्स, एक पाई चार्ट हमें दिया हुआ है जिसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ ट्रक्स जो सोल्ड हुए हैं वो बता रखे हैं, परसेंटेज वैल्यू बता रखी है। किसी पर्टिकुलर कंपनी ने कितने कितने ट्रक्स बेचे हैं उसकी परसेंटेज वैल्यू है। टोटल जो ट्रक्स बेचे गए हैं वो 4000 हैं। तो इसमें पूछा है कि नंबर ऑफ ट्रक्स सोल्ड बाय B, C, F and H is how much percentage less than the number of trucks sold by all these 8 company। तो अगर हम बात करें B, C, F और H की, B, C, F और H की, तो B ने कितने परसेंट बेचे हैं ट्रक्स? 27%, C ने 18%, F ने 7% और H ने 14%। 8 7 15, 15 और 7 22, 22 और 4 26, 3 4 और 6 66%। तो इन चारों ने मिलाकर 66% बेचे हैं। और 8 कंपनीज़ ने टोटल, क्योंकि टोटल ही 8 कंपनीज़ है, तो टोटल 8 कंपनीज़ ने कितने बेचे? 100%। तो ये हमसे पूछ रहा है कि ये परसेंटेज जो है वो इससे कितना कम है। तो कितना सिंपल हो गया, 100 माइनस 66, तो ये कितना हो गया? 34%। तो इसका आंसर हो गया 34%। इस क्वेश्चन में क्या होता है, कभी कभार हमें लगता है कि 4000 जो वैल्यू दी हुई है तो हमें इसका कुछ यूज़ करना है, तो हम सबके नंबर्स निकालने लग जाते हैं। ये परसेंटेज वैल्यू हमें दी हुई है, फिर हम क्या करेंगे कि हम नंबर ऑफ़ ट्रक्स निकालने लग जाएंगे कि 27% कितना हुआ, पर ऐसा करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसमें डायरेक्टली परसेंटेज से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें दिया, ये इक्वेशन दी हुई है और हमें इसकी वैल्यू पूछी है। तो अगर हम इस इक्वेशन में ऊपर और नीचे या फिर इस इक्वेशन को डिवाइड कर दें x³ से, तो क्या हो जाएगा? x की पावर 6 को जब x³ से डिवाइड किया तो आ जाएगा x³। x की पावर 4 को x³ से डिवाइड किया तो वो हो जाएगा x² को जब x³ से डिवाइड करेंगे तो वो हो जाएगा 1/x, और जब 1 को डिवाइड करेंगे तो वो हो जाएगा 1/x³, और लास्ट में 5 तो है ही। तो इससे हमें पता चला कि हमें एक तो x + 1/x की वैल्यू पता करनी है और x³ + 1/x³ की वैल्यू पता करनी है। और हमें ये इक्वेशन दी हुई है कि x² - 5x + 1 जो है वो 0 है। इस पूरी इक्वेशन को x से डिवाइड करेंगे तो x + 1/x, जब इससे x² - 5x + 1, इस पूरी इक्वेशन को x से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा x - 5 + 1/x = 0। तो इससे पता चला कि x + 1/x क्या है? 5। तो इसकी वैल्यू तो हमें पता चल गई। अब हमें निकालना है x³ + 1/x³ की वैल्यू। ठीक है, तो हमें एक चीज़ पता है कि a³ + b³ + 3ab a + b, ये किसका फॉर्मूला है? a + b के होल क्यूब का फॉर्मूला है। फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए। अलजेब्रा में जो भी फॉर्मूलेज हैं वो ज़्यादा टिपिकल भी नहीं है, एक बार याद करेंगे अगर हम अच्छे से तो हमें याद हो जाएंगे। तो a + b का जो होल क्यूब है उसका फॉर्मूला है a³ + b³ + 3ab a + b। तो हम यहाँ पर इस इक्वेशन का क्यूब कर देंगे। तो अगर हम इसका क्यूब करेंगे तो x + 1/x का जब हम क्यूब करेंगे तो वो क्या होगा? x³ + 1/x³ + 3x × 1/x x + 1/x, और 5 का क्यूब करेंगे तो 5 का क्यूब याद होना चाहिए, सबको याद ही होता है, वो क्या है? 125। ठीक है, तो यहाँ से x³ + 1/x³ + 3, ये तो कट ही गया x से x, और x + 1/x की वैल्यू क्या है? 5। तो ये हो गया 125। तो यहाँ से आ गया x³ + 1/x³, ये क्या हो गया? 125 - 15, तो इसकी वैल्यू हो गई 110। तो अब ये जो ऊपर वाली इक्वेशन थी जो हमारे पास में, ये जो ऊपर इक्वेशन दी हुई थी, हमें इसी की तो वैल्यू निकालनी है। तो हमें सब कुछ पता है, हमें x + 1/x पता ही है। x + 1/x क्या है? 5, और x³ + 1/x³ क्या है? 110, और उसको डिवाइड कर देना 5 से। तो ये हो जाएगा x + 1/x की वैल्यू थी 5, और x³ + 1/x की वैल्यू है 110, उसको डिवाइड करेंगे 5 से। तो 115 को डिवाइड करना है 5 से। 5 दूनी 10, 5 तीन 15, 23। तो इसका आंसर हो गया 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल सबको पता ही है, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका जो राइट एंगल है वो Q पर है।
PQR एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इसमें दिया हुआ है जो PR है मतलब जो हाइपोटेनस है वो है 17, जो QR है जो बेस है वो है 8, एक सेकेंड, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है PQR, यहाँ पे जो PR है वो है 17, जो बेस है QR वो है 8 और जो PQ है वो 15 है। एंगल ये R है, एंगल RPQ जो है वो है अल्फ़ा, तो हमसे साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा पूछा है। तो साइन अल्फ़ा क्या होता है? साइन अल्फ़ा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ पे ये तो क्या है? हाइपोटेनस। अगर अल्फ़ा की बात करें तो अल्फ़ा के लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया? ये हो गया परपेंडिकुलर, और अल्फ़ा के लिए वो बेस क्या हो गया? 15। और कॉस अल्फ़ा की अगर हम बात करें तो वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो हमें यहाँ पे साइन अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा पूछा है। तो अगर हम साइन अल्फ़ा की बात करें वो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है? 8 और हाइपोटेनस क्या है? 17, प्लस कॉस अल्फ़ा की बात करें तो कॉस अल्फ़ा में बेस क्या है? 15 और ये क्या है? 17। क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो इसको हमने जब प्लस किया तो 15 + 8 23/17, तो इसका आंसर क्या हो गया? सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें दिया हुआ है 17 की क्यूब + 7 क्यूब अपॉन 17 स्क्वायर + 7 स्क्वायर माइनस के, और इसकी वैल्यू 24 है। तो वही है कि एलजेब्रा का एक फॉर्मूला हो गया इसमें भी कि A³ + B³ की जो फॉर्मूला होता है वो होता है A + B A² + B² माइनस AB। ठीक है, तो अगर हम बात करें, इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं एक बार। 17 की क्यूब + 7 क्यूब अपॉन 17 स्क्वायर + 7 स्क्वायर माइनस के इज इक्वल टू 24। अब यहाँ पे फॉर्मूला ओपन कर देते हैं। 17 की क्यूब + 7 की क्यूब, इसको क्या लिख सकते हैं हम? 17 + 7 A + B, 17 स्क्वायर + 7 स्क्वायर माइनस 17 × 7, नीचे आ गया 17 स्क्वायर + 7 स्क्वायर माइनस के, और ये हो गया 24। जो 17 + 7 है वो 24 है, तो ये यहाँ से 24 यहाँ से कट गया, तो ये हो गया 17 स्क्वायर + 7 स्क्वायर माइनस 119, 17 × 7 119 इज इक्वल टू, इस चीज़ को हम यहाँ पर लेके चले गए 17 स्क्वायर + 7 स्क्वायर माइनस के, तो ये इससे ये कट गया, तो यहाँ पर के की वैल्यू क्या हो गई? 119। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है कि जो सर्कमफेरेंस दी हुई है हमें दो सर्किल के 198 और 352, और हमें उन दोनों की रेडियस के बीच का डिफरेंस पता करना है। वो ये सबसे बड़ी बात सर्कमफेरेंस की अगर हम बात करें तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। तो दो सर्किल की सर्कमफेरेंस दी हुई है, तो 2πr1 की बात करें वो है 198 और 2πr2 की बात करें तो वो है 352, और हमें रेडियस के बीच का डिफरेंस निकालना है। ऑब्वियस सी बात है ये वाली रेडियस बड़ी है क्योंकि यहाँ पे ये वैल्यू बड़ी है, तो हमें R2 - R1 निकालना है। ठीक है, तो अब R2 - R1 निकालना है, तो हम क्यों ना इसमें से इसको माइनस कर दें। तो अगर हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2πr2 - 2πr1 352 - 198। 2π कॉमन आ गया, इसको खोल लो। पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। R2 - R1, इसको माइनस किया, ये हो गया 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 154। अब डिवाइड करो, 22 से 7 बार कट गया ये, तो यहाँ हो गया R2 - R1, ये 7 को ऊपर ले गए और ये 2 जो है वो डिवाइड में आ गया, तो R2 - R1 क्या हो गया? 7 7 49 2, तो ये हो गया 24.5। तो इसका आंसर क्या हो गया? 4th। अब हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है कि एक सर्किल की जो रेडियस है वो है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये एक सर्किल है, उसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है। एंगल मेड बाय द कोड ए बी एट द सेंटर ऑफ द सर्किल इज 60 डिग्री। व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस कोड? ये कोड है, ये सेंटर है, ये कोड ए बी है। तो जो ए बी है वो सेंटर पे क्या एंगल बना रही है? 60 डिग्री। जो ये एंगल है वो है 60 डिग्री। तो हमसे इसकी वैल्यू पूछी और हमें रेडियस भी पता है।
तो सबसे पहले हम रेडियस से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो ये थ्योरम हमें पता है कि कभी भी सेंटर से अगर किसी भी जीवा पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो उस जीवा को बराबर डिवाइड करता है और इस एंगल को भी डिवाइड करता है। तो अगर ये कंप्लीट एंगल 60 डिग्री था तो अब जो ये वाला एंगल है वो कितना हो गया 30 डिग्री। तो अगर हम इस एंगल की बात करें, हमें ये वाली वैल्यू पता करनी है, ये 90 डिग्री है तो हम साइन 30 लगाते हैं यहाँ पर। तो साइन 30 डिग्री विल बी इक्वल टू, इसको कुछ भी नाम दे दो, इसका नाम दे दिया मैंने पी, इस पॉइंट का। तो साइन 30 क्या होगा, परपेंडिकुलर, यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है ए पी, और हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस क्या होता है, जो अब हमारा जो परपेंडिकुलर इसके सामने वाली साइड कर्ण, ठीक है, जो हमारा 90 डिग्री वाला एंगल है उसके सामने वाली साइड। तो ये क्या है 10। तो साइन 30 की वैल्यू क्या है 1/2, ये हो गया ए पी और ये हो गया 10। तो जो ए पी है उसकी वैल्यू क्या हो गई, इधर गया, तो ये हो गया 5। अब ए पी की वैल्यू 5 है और अभी मैंने बताया कि इक्वली डिवाइड करता है, मतलब ए पी इज़ इक्वल टू पी बी। तो ये दोनों ही, तो पी बी भी क्या हो गया, ए पी हमें पता ही था 5 है तो पी बी भी क्या हो गया 5। तो ए बी की वैल्यू क्या हो गई 5 + 5 10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमसे पूछा है कि कितने स्फेरिकल शॉर्ट्स जिसका डायमीटर 8.4 सेंटीमीटर है हम बना सकते हैं एक रेक्टेंगुलर सॉलिड जिसकी डायमेंशन ये है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है, हमें बेसिकली वॉल्यूम इक्वल कर देंगे हम। तो हमसे पूछा है कितने स्फेरिकल, पहले हमें पता होना चाहिए कि जो स्फेयर है एक, उसका वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई r³। और एक जो रेक्टेंगुलर सॉलिड, मतलब यहाँ पे एक क्यूबॉइड हो गया, उसका जो वॉल्यूम है वो क्या होता है L × B × H। तो अगर हम बात करें यहाँ पर इस रेक्टेंगुलर सॉलिड का वॉल्यूम क्या हो गया 88 × 63 × 42। इसको किसके इक्वल कर देंगे, हम मानते हैं कि सपोज़ करो n जो है शॉर्ट्स हम बना सकते हैं, तो n × 4/3 पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। ये हमें डायमीटर दिया हुआ है, ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि ऐसे क्वेश्चंस में, क्योंकि आता सब कुछ है, ये फॉर्मूले सबको पता होते हैं, लेकिन कभी कभार हम जल्दी जल्दी में क्या करते हैं इसको डायमीटर मान लेते हैं। पर ये चीज़ बहुत क्लियरली पढ़नी है कि यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है, यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ है और रेडियस क्या होता है डायमीटर का हाफ। तो 8.4 अगर डायमीटर हुआ तो रेडियस क्या हो गया 4.2, तो 4.2 का क्यूब। ठीक है, अब क्या क्या डिवाइड हो रहा है, एक बार ये पॉइंट सारे हटा दो और यहाँ पे नीचे 1000 कर दो। ये 42 से ये वाला 42 कट गया, 22 चौक 88, ये कट गया। ठीक है, अगर हम ये बात करें, ये हो गया 14 × 42 और ये हो गया 7 × 2 = 14। ठीक है, ये हो गया 9, ये हो गया 21 × 63 और 21 × 2 = 42। ये 2 × 2 = 4 और 4 × 2 = 8, 9 × 10, ये हो गया 25, 250। तो n क्या हो गया 3 × 250, 250 को हम इधर ले गए तो ये हो गया 750। तो इसका आंसर क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 750। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। ये एक हमें दिया हुआ है टेबल और हमसे पूछा है कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्पून्स मैन्युफैक्चर्ड बाय P टू द नंबर ऑफ स्पून्स मैन्युफैक्चर्ड बाय R। मतलब 100, ये हमसे रेशियो पूछ लिया। तो 5 × 10, 5 × 15, 2:3। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में ये डायग्राम हमें दिया हुआ है, हमें बोला है कि AB जो है वो 12 है, AC जो है वो 10 है और एंगल BAC जो है वो 60 डिग्री है। तो हमसे ये BC की वैल्यू पूछी है। तो एक फॉर्मूला होता है, जैसे अगर हम इसकी बात करें, जैसे cos A = B² + C² - A² / 2BC। मतलब जैसे यहाँ पे सपोज़ करो ये cos, ये A है, तो सामने वाली साइड क्या होती है A, ये वाली साइड हो गई B और ये वाली साइड हो गई C। तो जो cos A होता है वो होता है C² + B² - A² / 2BC। तो अब हम यहाँ पे cos A की वैल्यू लिख देते हैं, ये हो गया cos A की वैल्यू क्या है 60 डिग्री = B²। यहाँ पे B² क्या है 10 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर माइनस, ये हमें पता ही नहीं है, हमें यही पता करना है, BC को ही हमने A है, ये हो गया A² / 2 × BC 10 × 12।
कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, 10 का स्क्वायर 100, 12 का स्क्वायर 144 माइनस ए स्क्वायर, ये हो गया 12 दूना 24 240, इससे डिवाइड किया 120, 120 को हम इधर ले गए तो ये हो गया 120, 100 प्लस दिस 244 और ये हो गया ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई 244 माइनस 120, ये हो गया 124। ठीक है, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 124। हमें ए की वैल्यू पता करनी है तो ए की वैल्यू क्या है √124। अब या तो डायरेक्ट ये इसका 124 का रूट निकाल लो, नहीं तो एक बार क्वेश्चन से चेक कर लो। हमें पता है कि जो 10 का स्क्वायर है वो कितना होता है 100, और 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, और 12 का 144। तो ये 11 से, क्योंकि 11 का स्क्वायर 121 और ये 124, इसका मतलब ये 11 से स्लाइटली बड़ा है। तो अगर हम बात करें 10 हो नहीं सकता, 7.13 नहीं, 13.20 काफ़ी बड़ा हो गया, क्योंकि ये 12 से तो छोटा है और 11 से बड़ा है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है केवल 4th वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें से पूछा है कि इसकी हमें वैल्यू पता करनी है। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है कि हम थीटा की वैल्यू कुछ भी अज्यूम कर लें, जिससे बस ये डिफाइंड रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें ऐसे करने से हम किसी में नीचे ज़ीरो लेकर आ रहे हैं, मतलब डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ रहा है जिससे वो अनडिफाइन हो रहा है, बस इसका ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन में तो कोई टेंशन है ही नहीं, क्योंकि इसमें कुछ डिनोमिनेटर में है ही नहीं। तो इसमें हम कोई भी एक ऐसी वैल्यू रख सकते हैं जिससे इस इक्वेशन को करना सॉल्व, मतलब ईजिली सॉल्व कर पाए हम इस क्वेश्चन को। तो सबसे बेस्ट जो वैल्यू है वो है 45 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे tan और cot दिया हुआ है। ठीक है, और जो tan 45 डिग्री होता है वो क्या होता है 1, cot 45 डिग्री भी 1 होता है। जो sec 45 डिग्री और cosec 45 डिग्री क्या होता है √2। तो हमने थीटा की वैल्यू 45 डिग्री रखी, तो tan स्क्वायर थीटा क्या हो गया 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा हो गया 1 माइनस sec स्क्वायर थीटा √2 का स्क्वायर 2 और cosec स्क्वायर थीटा भी 2, तो ये हो गया 2 माइनस 4, तो ये इसका आंसर हो गया -2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमसे पूछा है कि व्हाट इज़ द रेशो ऑफ टोटल नंबर ऑफ सेल्स ऑफ द फर्स्ट ब्रांच फॉर बोथ ईयर्स टू द टोटल सेल्स ऑफ द फोर्थ ब्रांच फॉर बोथ ईयर्स। एक सेकेंड, थोड़ा इसको वो कर लेता, जूम कर लेता। ये हमें दिया हुआ है, ये ब्रांचेज हो गई और यहाँ पर सेल्स हो गई। तो हमसे पूछा है कि टोटल सेल्स ऑफ द फर्स्ट ब्रांच फॉर बोथ द ईयर, क्योंकि इसमें 18 और 19 2 ईयर का दिया हुआ है। तो फर्स्ट ब्रांच की अगर हम बात करें तो फर्स्ट ब्रांच में अगर हम 2018 की बात करें तो वो कितना है, ये 75 है, ये 80 है, तो 80। और फर्स्ट ब्रांच का जो अगर हम 2019 की बात करें तो ये है 105, तो ये टोटल कितना हो गया 185। तो ये टोटल हो गया टोटल सेल्स फर्स्ट ब्रांच की दोनों फॉर 2 ईयर्स। अब बात करनी है टोटल सेल्स निकालनी है फोर्थ ब्रांच की फॉर द बोथ ईयर्स। तो ये रही फोर्थ ब्रांच, तो अगर हम इसकी बात करें 2018 की तो वो कितनी निकल रही है 85, और 2019 की बात करें तो वो कितनी निकल रही है 95। तो ये कितना हो गया 10 1 10 180। ये हो गया फोर्थ ब्रांच का, ये हो गया फर्स्ट ब्रांच का और ये हो गया फोर्थ ब्रांच का। तो हमें इसका रेशो निकालना है, मतलब हमें 185 रेशो 180। तो अगर इसको डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 5 3 15 3 5 5 7 35 और 5 3 15 5 31। इसका आंसर हो गया 37:36। ये शायद गलत दिया हुआ है इसमें, तो ये देखते हैं एक बार इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं अभी जो हमने पहले किया था उसी की जैसा है, बस पहले वाले में a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला था, अब यहाँ पर a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। सॉल्व करते हैं 4 a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये हो जाएगा 17 माइनस 7, 17 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस
17 इंटू 7, 17 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस p इज इक्वल टू 40। एक बार इसको डिवाइड कर लेते हैं 4 और यहाँ पे आ जाएगा 10। 17 माइनस 7 क्या है 10, तो 10 से 10 कट गया तो ये हो जाएगा 17 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 17 7 119। इसको उधर ले गए 17 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस p, तो ये इससे ये कटा तो p की जो वैल्यू है वो क्या आ गई 119। ठीक है, ओके। सो इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि यहाँ पर एक डिस्काउंट है 30% का, और जो दूसरा डिस्काउंट है वो 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है 25% और 5% के, और हमें डिफरेंस निकालना है इन दोनों डिस्काउंट में। तो एक डिस्काउंट तो हो गया 30% और हमें 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है 25 एंड 5, तो उसका इफेक्टिव डिस्काउंट निकालना है। तो इफेक्टिव निकालने के लिए फॉर्मूला है a प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100। तो यहाँ पे होगा 25 प्लस 5 माइनस 25 इंटू 5 अपॉन 100, दिस इज़ 30 माइनस 125 अपॉन 100, 30 माइनस 1.25%। तो एक तो हो गया डिस्काउंट ये और एक डिस्काउंट हो गया ये, तो हमें इसका डिफरेंस जो है वो क्या होगा 1.25%। ये डिस्काउंट मिला किस पर है 3840 पर, तो हमें 1.25% 3840 का निकालना है। ये पॉइंट हटाया, यहाँ पे 2 0 आई, 25 पंजे 125, 25 चौक 100, 1 0 से 1 0 गया, 5 दूनी 10, ये 4 दूनी 8, 8 से इसको डिवाइड किया, 8 चौक 32, 6 8 8 चौक 32, 6 8 घंटे 64, तो इसका आंसर हो गया 48। ओके, सो यहाँ पर हमने पूरे 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।